Dear students, in the last video lecture I discussed the potential distribution over a string of suspension type insulators. So there we saw that the potentials across all the units are not same. So now in this video lecture I am going to discuss the methods, that is the different methods of equalizing the potential distribution across the string of insulators. So here we will also discuss some numerical problems and the questions asked in GATE examination based on this concept. So there are three methods of equalizing the potential over a string of suspension type insulators. First is selection of M, second one is grading of units, and third one is static shielding. So let us discuss one by one. So let's start with the first method, that is selection of M. Let us discuss selection of M. तो M की वैल्यू पर किस तरह से हमारा डिपेंड कर सकता है, देखिए यहां पर ये हमारा डिस्क है और यहां पर कैपेसिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर्म हुआ है. ये हमारा M इंटू सी है, दिस इज सी. अब कहा जा रहा है कि सिलेक्शन ऑफ M, तो M का वैल्यू कैसे सेलेक्ट किया जाए कि सारे वोल्टेजेस इक्वल हो जाएंगे. देखिए यहां पर अगर M की हायर वैल्यूज आप ले रहे हैं, इफ द वैल्यू ऑफ M इज टेकन हायर, तो हायर M की वैल्यूज लेने का मतलब क्या है, इफ M इज टेकन हायर, इसका मतलब है कि हम लोग जो ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कैपेसिटेंस बिटवीन मेटल पिन एंड ग्राउंड, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कम ले रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये यहां पर क्या है, M क्या है हमारा, M इज नथिंग बट, अगर इस कैपेसिटेंस को C डैश ट्रीट करें तो C डैश डिवाइडेड बाय C. तो अगर हम लोग C की वैल्यू को कम कर दें तो M की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो C की वैल्यू कम कैसे की जा सकती है, C की वैल्यू कम करने के लिए लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा. विल हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म. तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म, इंक्रीज द लेंथ ऑफ क्रॉस आर्म. तो लेकिन अब क्रॉस आर्म का लेंथ कितना बढ़ाया जा सकता है, तो क्रॉस आर्म का लेंथ अगर हम बढ़ाएंगे तो M इंक्रीज करेगा और M का वैल्यू मैक्सिमम 10 तक लिया जाता है. आफ्टर दैट क्या होगा कि क्रॉस आर्म्स को और अधिक बढ़ाएंगे तो यहां पर ये इकोनॉमिकल नहीं होगा, हमारा कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का. तो इसलिए हम लोग इस मेथड को जनरली इंप्लीमेंट करने का मतलब हमें यहां पर M की वैल्यू बहुत अधिक ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम M इक्वल टू 10 तक लिया जा सकता है. उससे ज्यादा लेंगे तो ये क्रॉस आर्म्स की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी जो कि अनइकोनॉमिकल होगा. तो ये पहला रहा. दूसरा मेथड अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स. सेकंड मेथड इज ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स. तो ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स को समझते हैं कि यूनिट्स की ग्रेडिंग कैसे की जाती है. ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स हमारा फिर से हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं. दिस इज द क्रॉस आर्म, दिस इज द पोल, ये यहां पर डिफरेंट डिस्क है. अब ग्रेडिंग ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट डिस्क हैं और सारे डिस्क का क्या है, सारे डिस्क का हम एक कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस टू ग्राउंड फिक्स है हमारा. कैपेसिटेंस टू ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ क्रॉस आर्म की लंबाई पर डिपेंड कर रहा है. क्रॉस आर्म की लंबाई हम फिक्स कर चुके हैं, तो कैपेसिटेंस टू ग्राउंड हमारा फिक्स हो चुका है, इसकी वैल्यू C है. अब यहां पर हम देखते हैं ये करंट I1 था, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5. यहां पर अगर देखें IC1, IC2, IC3, IC4.
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये करंट है IC1, IC2, IC3, IC4, because of these charging currents only the potential of all the discs are not equal. Because of this charging current only the potential of all the discs are not equal. क्योंकि सारे डिस्क का अगर कैपेसिटेंस बराबर है तो कैपेसिटेंस से रिएक्टेंस बराबर होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सेम, एंड रिएक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट विल बी voltage. Now we see that I1, I2, I3, I4, I5 are different because there is the charging current flowing to the ground. तो अब क्या किया जा सकता है कि अगर इस कैपेसिटेंसेस का वैल्यू हम लोग डिफरेंट लें, अलग अलग, अगर हम लोग इस तरह से बनाएं C1, C2, C3, C4, C5, इस तरह से CL लें, तो यहां पर क्या होगा कि इस कैपेसिटेंसेस का वैल्यू अलग अलग हम बना रहे हैं। अलग अलग बनाने का मतलब है कि जहां जो करंट सबसे अधिक होगा वहां पर रिएक्टेंस क्या करना पड़ेगा, सबसे कम करना पड़ेगा। रिएक्टेंस क्या होता है, X इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। X इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट मीन्स इफ कैपेसिटेंस इज मोर रिएक्टेंस विल बी लेस। तो इसका मतलब है, और हम लोग क्या देख रहे थे यहां पर कि सबसे लोअर यूनिट जो है, द यूनिट नियरेस्ट टू पावर कंडक्टर हैज हाई वोल्टेज, और यहां का वोल्टेज सबसे लो आ रहा था हमारा, जो हमने प्रैक्टिकली देखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां का जो वोल्टेज लो आ रहा है तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर रिएक्टेंस हम लोग सबसे अधिक रिएक्टेंस लेंगे, यानी कैपेसिटेंस यहां का सबसे मिनिमम लेंगे और यहां का कैपेसिटेंस सबसे मैक्सिमम लेंगे, ताकि जिससे I इंटू एक्स हर यूनिट्स के अक्रॉस सेम हो। दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स। यानी यहां पर नोट करिए, चार्जिंग करंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या किया जाता है, द कैपेसिटेंसेस ऑफ यूनिट्स आर taken in such a way that the product of current and reactances in all the units will be same, so that potential across all the units are same, so that potential across all the units are same. क्लियर? तो यहां पर देखिए, इस चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं कि इसका कैपेसिटेंस C1 लिए, इसका कैपेसिटेंस C2 हम लोग लिए हैं, और यहां पर अब क्या देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स होगा, ये प्रोडक्ट्स का क्या होगा, ये प्रोडक्ट्स का वैल्यू हमें सेम मिलेगा। यानी कि आप ये लिख सकते हैं, यहां पर आप लिखेंगे I2 विल बी इक्वल टू I1 प्लस IC1, I2 विल बी इक्वल टू अगेन I1 प्लस IC1। तो यहां पर देखिए, जो I2 हम लोग लिखेंगे, I2 को हम क्या लिखेंगे, I2 विल बी रिटन एज, हर यूनिट का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, हर यूनिट का पोटेंशियल सेम हो चुका है, और इस सारे पोटेंशियल्स को हम लोग V एज्यूम कर ले रहे हैं, स्मॉल v, और टोटल जो कंडक्टर का पोटेंशियल है वो कैपिटल V होगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे स्मॉल v इंटू ओमेगा C2 will be equal to small v into omega C1, small v into omega C1 plus IC1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल v into omega C। यानी यहां से हमें मिल रहा है C2 is equal to C1 plus C। From here C2 is equal to C1 plus C। सिमिलरली हम लोग C3 को, सिमिलरली हम लोग I3 इक्वल टू लिखेंगे, I3 can be written as I2 plus IC2. Again, instead of I3 we write V into omega C3, it will be equal to I2
तो I2 को हम क्या लिखेंगे, V इंटू ओमेगा C2 प्लस IC2 हमें लिखना है। तो IC2 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट का वोल्टेज हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ का वोल्टेज V प्लस यहाँ का वोल्टेज V, यानी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 2V। तो हम लोग लिखेंगे प्लस 2V इंटू ओमेगा C। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट C3 will be written as C2 plus 2C. C3 will be written as C2 plus 2C. Similarly, if we have n number of units, so for n number of units, we'll write IN plus 1 will be equal to IN plus ICN. तो IN plus 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, IN plus 1 को हम लिखेंगे IN plus 1 will be written as V into omega C n plus 1, it will be equal to IN, that means V omega into Cn plus ICN, यानी n into V into omega C. तो from here we can write Cn plus 1 is equal to Cn plus n into C. C into Cn plus 1 will be equal to Cn plus n into C. So this is the expression for capacitance. अगर आप यहाँ पर ग्रेडिंग कर रहे हैं तो C1, C2, C3, C4 इन सब का डिफरेंट वैल्यूज क्या होगा, आप अगर C2 की वैल्यू देखेंगे दैट विल बी C1 प्लस C। सिमिलरली C3 की वैल्यू देखेंगे वो आपको मिलेगा C2 प्लस C, और C2 को पुट करेंगे क्या होगा C1 प्लस C पुट करेंगे प्लस C, यानी C1 प्लस 2C हो जाएगा C3। तो इस तरह से हमें अगर C पता है हम लोग हर एक यूनिट्स का ग्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड जो है ग्रेडिंग ऑफ वोल्टेजेस, ये ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स अप्लाई जनरली यूज नहीं किया जाता है। द ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स आर जनरली नॉट यूज्ड एक्सेप्ट फॉर हाई वोल्टेजेस। हाई वोल्टेजेस में ग्रेडिंग्स का यूज किया जाता है, उसमें भी 3-4 ग्रुप में डिस्क तो रखा जाता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 10 डिस्क 15 डिस्क एक साथ यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हर डिस्क का कैपेसिटेंस अलग अलग आप बना पाए, तो ये मेथड जनरली यूज नहीं किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ यूनिट्स। नाउ कम टू थर्ड मेथड, दैट इज स्टैटिक शिल्डिंग। द थर्ड मेथड इज स्टैटिक शिल्डिंग। सो लेट अस सी व्हाट इज स्टैटिक शिल्डिंग। स्टैटिक शिल्डिंग क्या है, तो स्टैटिक शिल्डिंग में देखिए यहां पर स्टैटिक शिल्डिंग। तो स्टैटिक शिल्डिंग कैसे किया जाता है, फिर से हम लोग एक इंसुलेटर ले रहे हैं, यहां पर देखिए ये डिस्क है, दिस इज द डिस्क, यहां पर कैपेसिटेंस है, डिफरेंट कैपेसिटेंसेज में बना रहा हूं, दीज आर द डिफरेंट कैपेसिटेंसेज। क्लियर। अब क्या किया जाता है यहां पर देखिए, दिस पार्ट इज I1 I2, इसी तरह से यहां पर ये करंट होगा IN प्लस 1 और ये करंट होगा IN nth यूनिट के लिए। तो यहां पर ये पार्ट होगा, देखिए ये होगा हमारा ICN, दिस पार्ट विल बी ICN माइनस 1। यहां पर क्या किया जाएगा कि स्टैटिक शिल्डिंग में इस कंडक्टर से इस तरह से गार्ड रिंग, इसे दिस इज कॉल्ड गार्ड रिंग, ये गार्ड रिंग इस तरह से चलेगा और यहां पर इस तरह से एक रिंग हम लोग कनेक्ट करते हैं और इसके बीच में एक कैपेसिटेंस होता है। देयर इज द कैपेसिटेंस बिटवीन गार्ड रिंग एंड मेटल पिन, ये कैपेसिटेंस हमारा होता है। क्लियर। यहां देखिए सारा कैपेसिटेंसेस क्या है, C, ये हमारा डिफरेंट कैपेसिटेंसेस है। यहां का कैपेसिटेंसेस क्या होगा, M इंटू सी, M इंटू सी, M इंटू सी, दिस विल ऑल्सो बी M इंटू सी। अब यहां पर इस तरह से वायर कनेक्ट करने का क्या टारगेट, ये हमारा पावर कंडक्टर है, दिस इज द पावर कंडक्टर। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि चार्जिंग करंट यहां पर जो हमारा IC1 मिल रहा था, तो इस IC1 के कारण ही यहां का पोटेंशियल इन दोनों पार्ट का क्या था, इस दोनों पार्ट का पोटेंशियल इक्वल नहीं था। तो अगर हमें इन दोनों पार्ट का पोटेंशियल इक्वल करना है तो ध्यान से देखिए, यहां से I2 करंट फ्लो कर रहा है। सपोज दिस I2 इज
10 एम्पियर, सपोज दिस I2 इज 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर का करंट यहां पर फ्लो कर रहा है, इसमें से क्या हो रहा था 2 एम्पियर करंट यहां आ रहा था, 8 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर यहां पर इस तरह से एक अरेंजमेंट किए हैं और यहां से अगर 2 एम्पियर का करंट हम लोग फ्लो करा दें तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर अगर 2 एम्पियर का करंट हम लोग फ्लो करा दें तो फिर क्या होगा, ये 2 एम्पियर का करंट यहां जाएगा और यहां पर टोटल क्या करंट बचेगा, 10 एम्पियर बचेगा, यानी इस ब्रांच का करंट सेम होगा। सिमिलरली यहां भी क्या होगा, ICN है तो यहां पर एक क्या कर रहे हैं हम लोग, ICN -1 डैश लिख रहे हैं, यहां पर सिमिलरली होगा ICN डैश। तो जिस अमाउंट का करंट इससे चार्जिंग करंट फ्लो हो रहा है, ठीक उसी अमाउंट का करंट हम लोग यहां पर फ्लो कराएंगे, यहां पर हम लोग फ्लो कराएंगे, तो जिसके कारण ये करंट इसे कैंसिल आउट करेगा, और ये करंट जब हमें कैंसिल आउट कर चुका है इसका मतलब सारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसे कहा जाता है गार्ड रिंग, दिस इज कॉल्ड गार्ड रिंग। तो गार्ड रिंग को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, गार्ड रिंग को प्रोवाइड करने का कारण है यहां पर पोटेंशियल को इक्वलाइज करना, यहां पर पोटेंशियल को इक्वलाइज करने के लिए गार्ड रिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इन दिस मेथड a guard ring is provided to cancel the charging current to cancel the charging current at metal pins, to cancel the charging current to ground at the metal pins। तो इस चार्जिंग करंट को कैंसिल करने के कारण यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, हेंस करंट इन all the units, current in all the units becomes equal, hence the potential becomes equal and hence the potential becomes इक्वल। ये हम लोग यहां पर समझ चुके हैं। अब इसका हम लोग मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं, मैथमेटिकली इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, क्लियर, वी हैव टू राइट इट मैथमेटिकली। मैथमेटिकली लिखने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा, यहां पर ये हमारा कैपेसिटेंस C, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर, हम लोग लिख सकते हैं दिस इज IC1 डैश, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है IC1 इज इक्वल टू IC1 डैश। सिमिलरली हम यहां पर लिख सकते हैं ICN इज इक्वल टू ICN डैश, ICN इज इक्वल टू ICN डैश। तो अब हम लोगों को यहां पर एक्सप्रेशन निकालना है, ये कैपेसिटेंस को हम क्या मान लेंगे, दिस कैपेसिटेंस को हम लोग मान लेंगे CN डैश, विल एज्यूम दिस कैपेसिटेंस एज CN, इस कैपेसिटेंस को हम लोग CN मान लिए हैं। अब हम लोग देखिए यहां पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ICN इज इक्वल टू ICN डैश अगर करेंगे तो तब क्या होगा, हमारे पास सारे यूनिट्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो सारे यूनिट्स का पोटेंशियल हम लोग V वोल्ट मान रहे हैं, स्मॉल v, और हम लोग मान लेते हैं सपोज देयर आर टोटल k number of units, there are total k number of units, यहां पर टोटल स्मॉल k नंबर ऑफ यूनिट्स है, हर एक यूनिट्स का पोटेंशियल स्मॉल v है। तो हम लोग अब लिखते हैं यहां पर एक्सप्रेशन ICN, वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ ICN। इस ICN का एक्सप्रेशन देखिए क्या होगा, ICN का मतलब हुआ इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल है इंटू ओमेगा C। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ये देखिए nth यूनिट है, तो यहां पर स्मॉल v स्मॉल v स्मॉल v इस तरह से ऐड होता आएगा, सो टोटल पोटेंशियल विल बिकम n इंटू v। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, n इंटू v इंटू
ओमेगा सी, n इंटू वी इंटू ओमेगा सी विल बी इक्वल टू, अब हमें लिखना है ICN डैश। तो ICN डैश लिखने का मतलब क्या है? इट्स पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज कैपिटल V, हेंस पोटेंशियल ऑफ दिस कंप्लीट पॉइंट विल बी कैपिटल V। ये सारे का पोटेंशियल क्या होगा? कैपिटल V। हम लोग वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल हमें कैपिटल V है, और यहाँ का पोटेंशियल हमें देखें क्या मिला है, यहाँ का पोटेंशियल हमें मिल रहा है स्मॉल n इंटू V, यहाँ का पोटेंशियल हमें मिल रहा है स्मॉल n इंटू V। तो यहाँ इस बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम V माइनस n इंटू V। तो ये मैं लिख रहा हूं V माइनस n इंटू स्मॉल v इंटू ओमेगा Cn इंटू ओमेगा Cn। यहां पर ये कैपेसिटेंस क्या है? Cn, या फिर Cn डैश में बना रहा हूं, उसे मैं कैपेसिटेंस को Cn डैश लिख रहा हूं। अब हम क्या जानते हैं कि देखिए यहां पर ओमेगा का टर्म कैंसिल हो गया है, NV इंटू सी इज इक्वल टू NV इंटू सी इज इक्वल टू V माइनस NV। तो यहां पर कैपिटल V को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल V कैन बी रिटन एज टोटल K नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो कैपिटल V विल बिकम इक्वल टू K इंटू V। तो ये हो जाएगा K इंटू V माइनस N इंटू V इंटू Cn डैश। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, अब देखिए यहां पर V भी कैंसिल आउट हो जाएगा, N इंटू C विल बी इक्वल टू K माइनस N इंटू Cn डैश। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट Cn डैश will be equal to Cn dash will be equal to n divided by K minus n into C, n divided by K minus n into C. This is the formula for general formula for Cn dash in the case of static shielding। तो यहां पर क्या कर रहा है? Cn dash तो यहां पर मिला है, Cn dash is equal to n divided by K minus n into C, where n is for nth unit and K is total number of units, K is total number of discs in this string type insulator। तो ये रहा हमारा मेथड ऑफ स्टैटिक शील्डिंग। तो अब इस स्टैटिक शील्डिंग की मदद से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल को इक्वल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये 100% इक्वल हमारा नहीं हो पाता है, ये सारे करंट्स को कैंसिल आउट नहीं हो पाता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, हम ज्यादा स्ट्रिंग एफिशिएंसी अचीव कर पाते हैं। क्लियर? अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे, इन सारे कंसेप्ट्स पर बेस्ड हैं। लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन रिटन ऑन द बोर्ड, इट इज रिटन दैट डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स एज ए परसेंटेज ऑफ लाइन वोल्टेज टू अर्थ। यहां पर देखिए लाइन को आपको क्लियर समझना पड़ेगा। इट इज रिटन दैट लाइन वोल्टेज टू अर्थ, व्हाट डज इट मीन? इट मींस इट इज टेलिंग यू द वोल्टेज ऑफ कंडक्टर टू अर्थ, यानी कि ये फेज वोल्टेज को बतला रहा है। इट इज टेलिंग यू फेज वोल्टेज, ये आपको फेज वोल्टेज को बतला रहा है। और आगे दिया हुआ है द सेल्फ एंड कैपेसिटेंस टू ग्राउंड ऑफ ईच डिस्क इज C and 0.2C रिस्पेक्टिवली, यानी कि कैपेसिटेंस टू ग्राउंड दिया गया है C, और नेक्स्ट ये कैपेसिटेंस सेल्फ कैपेसिटेंस दिया गया है C। सेल्फ कैपेसिटेंस मतलब M इंटू C की वैल्यू C दी गई है, और कैपेसिटेंस टू ग्राउंड दिया गया है C 0.2C, और कहा गया है कि कैपेसिटेंस बिटवीन लिंक पिन एंड गार्ड रिंग इज 0.1C, यानी ये गार्ड रिंग भी लगाया गया है। और यहां पर इस क्वेश्चन में फिगर भी दिया गया है। लेट अस सी दिस फिगर बिकॉज योर कंसेप्ट विल बी क्लियर फ्रॉम द फिगर्स ओनली, एंड द फिगर इज गिवन इन द क्वेश्चन। देयर आर टोटल 3 यूनिट्स, देयर आर टोटल 3 यूनिट्स। This is 0.2C, 0.2C, this is C, 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 this is C, और यहां पर दिया गया है एक गार्ड रिंग है, and capacitance between guard ring and metal pin is 0.1 into C, this is also 0.1 into C, ये हमें दिया गया है।
आपको पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर्स एज ए परसेंटेज ऑफ लाइन वोल्टेज टू अर्थ, यानी कि ये टोटल वोल्टेज हमें एक एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम द कंडक्टर वोल्टेज क्या है, सॉल्यूशन पर अगर हम आए तो लेट अस एज्यूम द वोल्टेज इज V, और V यहां पर क्या होगा, इस यूनिट का वोल्टेज V1 मान लेते हैं, दिस यूनिट वोल्टेज इज V2, दिस यूनिट वोल्टेज इज V3। लेट अस एज्यूम द डिफरेंट यूनिट्स वोल्टेजेस, तो V1, V2 और V3 हम एज्यूम कर लेते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पर पूछा जा रहा है कि एज ए परसेंटेज ऑफ लाइन वोल्टेज, यानी हमें कैलकुलेट करना है V1 बाय V, V2 बाय V, V3 बाय V, यानी हमें अगर ये टोटल 100 वोल्ट दिया गया है तो हमें कैलकुलेट करना है V1 कितना परसेंट वैल्यू है, V2 कितना परसेंट वैल्यू है एंड V3 कितना परसेंट वैल्यू है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इसे हमें समझना है। क्लियर? तो हम लोग देखिए यहां पर एज्यूम कर लेते हैं, दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2, दिस करंट इज I3, दिस करंट इज IC1, दिस करंट इज IC2, सिमिलरली दिस करंट इज IC1 डैश, दिस करंट इज IC2 डैश। तो हम लोग पहला नोड पर लेते हैं, इसे हम लोग मानते हैं नोड A। तो एट नोड A राइट द इक्वेशन एट नोड A। नोड ए पर देखिए दो करंट इनकमिंग है, एक I2 करंट और दूसरा IC1 डैश। वन करंट इज I2, अनदर वन इज IC1 डैश। तो हम लोग लिखेंगे I2 प्लस IC1 डैश, इट इज इक्वल टू I1 प्लस IC1, इट इज इक्वल टू I1 प्लस IC1, इट इज इक्वल टू I1 प्लस IC1। तो अब हम लोगों को सारा वैल्यूज हमें लिखना पड़ेगा। हम लोग I2 को क्या लिखेंगे, दिस करंट I2 इज सिंपली V2 इंटू ओमेगा सी, I2 इज V2 इंटू ओमेगा सी प्लस IC1 डैश। तो IC1 डैश को क्या लिखेंगे, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, V। क्लियर? तो यहां पर अगर IC1 डैश हम लोग लिखें तो यहां पर लिखना पड़ेगा V माइनस V1, इसका पोटेंशियल V1 है, तो V माइनस V1 इंटू 0.1 ओमेगा सी, V माइनस V1 इंटू 0.1 ओमेगा सी, इट विल बी इक्वल टू I1 को क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू V1 इंटू ओमेगा सी प्लस IC1 लिखेंगे अगर, तो IC1 क्या होगा, प्लस V1 इंटू 0.2 ओमेगा सी प्लस IC1 विल बी इक्वल टू V1, यहां का पोटेंशियल V1 ही है, V1 इंटू 0.2 ओमेगा सी। तो यहां से अगर इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 13V1 माइनस 10V2 विल बी इक्वल टू V। 13V1 माइनस 10V2 इज इक्वल टू V, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट कम टू पॉइंट B, दिस इज पॉइंट B। तो पॉइंट B पर अगर हम लिखें तो I3 प्लस IC2 डैश विल बी इक्वल टू I2 प्लस IC2। तो एट B अगर हम लिखें तो B पर हम इक्वेशन लिख रहे हैं I3 प्लस IC2 डैश इज इक्वल टू I2 प्लस IC2। फ्रॉम हियर वी राइट अगेन फॉर I3 इट विल बी इक्वल टू V3 इंटू ओमेगा सी प्लस IC2 डैश। सो IC2 डैश यहां पर क्या होगा, यहां का पोटेंशियल है V, देखिए सी द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज V। यहां का पोटेंशियल क्या है, यहां का पोटेंशियल ये V1 था और ये V2 था, सो टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज V माइनस V1 माइनस V2 इंटू IC2 डैश का मतलब हम लोग लिखेंगे इंटू 0.1 ओमेगा सी इंटू 0.1 ओमेगा सी एंड इट विल बी इक्वल टू I2 इज V2 इंटू ओमेगा सी प्लस यहां का पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 इंटू 0.2 ओमेगा सी इंटू 0.2 ओमेगा सी। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 3 इंटू V1 प्लस 13 इंटू V2 माइनस
10 into V3 equal to V. This is equation 2 और हम लोग इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 3. Let us assume this equation as equation 3. Now we have to calculate for V1, V2 and V3 in terms of V. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को देखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 दिया गया है और यहां पर अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये दिया गया है V1 प्लस 13 V2 माइनस 10 V3 इज इक्वल टू V. तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर इस पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम यहां से क्या लिख सकते हैं 10 इंटू V1 प्लस 10 इंटू V2 प्लस 10 इंटू V3 इज इक्वल टू 10 इंटू V. इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो यहां से क्या मिलेगा 13 V1 प्लस 23 V2 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 V. दिस इज योर इक्वेशन 4. अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 और 4 से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 विल गेट V2 इज इक्वल टू 10V डिवाइडेड बाय 33. V2 इज इक्वल टू 10V डिवाइडेड बाय 33, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज में तो 30.3% ऑफ V. 30.3% ऑफ V. सिमिलरली V1 अगर यहां से देखें तो V1 इज इक्वल टू 133V डिवाइडेड बाय 429. फ्रॉम हियर V1 इज इक्वल टू 31%. V1 is equal to 31% of V, and similarly we will find the value of V3. So V3 is coming 38.70% of V. From here V3 is coming 38.70% of V. तो ये रहा हमारा V1, V2 और V3 का कैलकुलेशन. अगर हमें यहाँ पर कोई परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी पूछ रहा है तो नेट वोल्टेज क्या है V है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इज 3 इंटू इस यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इस यूनिट के अक्रॉस वोल्टेज है 0.3870 V. 0.3870 V इंटू यहां पर क्या है 100. तो फ्रॉम हियर इफ यू फाइंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी यू विल गेट इट इज इक्वल टू 86.1%. फ्रॉम हियर द स्ट्रिंग एफिशिएंसी विल बी 86.1%. तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि अलग अलग कैपेसिटेंसेस का वैल्यू रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है गार्डरिंग के मदद से भी, लेकिन एक इक्वल कैपेसिटेंस आपने रखा और यहां से देख सकते हैं कि एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है. स्ट्रिंग एफिशिएंसी इट इज इक्वल टू 86.1%. क्लियर. तो आगे हम लोग दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. लेट अस डिस्कस अनदर प्रॉब्लम. I hope it is clear to you. So the questions of this part insulator, that means the overhead line insulators, are very simple. The questions either they'll ask you to find the potentials in the case no equalization method has been applied, और दूसरा एक केस रहेगा जहां पर कि इक्वलाइजेशन मेथड ऑफ पोटेंशियल अप्लाई किया गया है और उसके बाद आपसे वहां पर स्ट्रिंग एफिशिएंसी या फिर वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट पूछा जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट a string of 8 insulators is to be fitted with a guard ring. Is to be fitted with a guard ring. आगे दिया गया है if the pin to earth capacitances are all, if the pin to earth capacitances, if the pin to earth capacitances
are all equal to C, are all equal to C, find the values of line to pin capacitances, find the values of line to pin capacitances, find the values of line to pin capacitances that would give a uniform voltage distribution over the string, that would give uniform voltage distribution over the string, uniform voltage distribution ओवर द स्ट्रिंग। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं और इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहां पर दिया गया है ए स्ट्रिंग ऑफ 8 इंसुलेटर्स इज टू बी फिटेड विथ ए गार्ड रिंग, यानी 8 इंसुलेटर्स का एक स्ट्रिंग है और उसे गार्ड रिंग से फिट किया जा रहा है। हम लोग पहले 8 इंसुलेटर्स का एक स्ट्रिंग यहां पर फिगर में लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर ये कंडक्टर हो और ये क्या है, ये गार्ड रिंग से फिट किया गया है। सारे इंसुलेटर्स में गार्ड रिंग कनेक्ट किए गए हैं। इसका अपना एक कैपेसिटेंस है, इट हैज इट्स ओन कैपेसिटेंस। तो टोटल 8 यूनिट का मतलब टोटल देयर विल बी टोटल 7 मेटल पिंस, तो देयर विल बी टोटल 7 जंक्शंस, देयर विल बी टोटल 7 जंक्शंस। क्लियर? दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लाइन टू पिन कैपेसिटेंसेस दैट would uniformly that would give uniform voltage distribution over the string, that will give uniform voltage distribution over the string। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए यहां पर ये फर्स्ट यूनिट है, यहां हर एक यूनिट्स का क्या होगा, कैपेसिटेंसेस यहां पर सेम होगा, ऑल द कैपेसिटेंसेस विल बी सेम। यहां पर देखिए IC1 है, IC2, IC3, IC4, सिमिलरली IC5, IC6, हियर इट विल बी IC7। तो यहां पर क्या होगा, IC1 डैश, IC2 डैश, IC3 डैश, IC4 डैश, IC5 डैश, IC6 डैश, IC7 डैश। यहां का कैपेसिटेंसेज मान लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। हमें यही सारा कैपेसिटेंसेज कैलकुलेट करना है। ये सारा कैपेसिटेंसेज हमें क्या रहेगा, ग्राउंड कैपेसिटेंसेज विल ऑलवेज बी इक्वल। सो हम लोग यहां पर दिया गया है सारे स्ट्रिंग के क्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये सारा करंट इक्वल होगा, तो हम लोग इस करंट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग दिस करंट। अब देखिए यहां पर कंप्लीट अगर यूनिट की बात करें, तो कंप्लीट यूनिट की अगर हम बात करें, यहां का पोटेंशियल देखिए, अगर ये टोटल पोटेंशियल V है, अगर ये टोटल पोटेंशियल V है, तो इस यूनिट के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, ये टोटल 8 यूनिट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V/8, यहां पर भी V/8, यहां भी V/8, सिमिलरली हर एक यूनिट के क्रॉस पोटेंशियल V/8 होगा, और यहां पर सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल V है। अब हम लोगों को बस कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है, कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है IC1 इज इक्वल टू IC1 डैश। वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट IC1 इक्वल टू IC1 डैश। तो IC1 को हम लोग क्या लिखें, यहां पर देखिए
यहाँ का पोटेंशियल 0 है, यहाँ का पोटेंशियल V/8 है, तो हम लोग लिखेंगे V/8 इंटू ओमेगा C इज इक्वल टू IC1 डैश। तो यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल V/8 है, तो हम लोग लिखेंगे V माइनस V/8 इंटू ओमेगा C1 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V भी कैंसिल आउट हो गया, तो C/8 इज इक्वल टू 7/8 इंटू C1, 7/8 इंटू C1। तो हम लोगों को यहां से क्या मिल रहा है, C1 इज इक्वल टू C/7, C1 इज इक्वल टू C/7, यहां से हमें मिल रहा है C1 इज इक्वल टू C/7। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर C2। C2 के लिए क्या लिखेंगे, IC2 विल बी इक्वल टू IC2 डैश। तो IC2 की वैल्यू अगर हम लिखें तो यहां का पोटेंशियल हमें लिखना पड़ेगा, यहां V/8 टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 2V/8, तो 2V डिवाइडेड बाय 8 इंटू ओमेगा C विल बी इक्वल टू, अब देखिए इसका हम लोग करंट लिखेंगे V माइनस ये पार्ट होगा 2V/8, तो हम लोग इसे लिखेंगे V माइनस 2V/8, V माइनस 2V/8 इंटू ओमेगा C2। तो यहां से देखिए V कैंसिल आउट हो गया, तो ये रहा 2C डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 6C डिवाइडेड बाय 8 इंटू C2। तो फ्रॉम हियर वी गेट C2 इज इक्वल टू 2C डिवाइडेड बाय 6, और यहां से हम लोग इसे क्या मिल रहा है, यहां से C2/6, तो 2C/6 यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू C/3, इट इज इक्वल टू C/3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर C1 C/7 मिला, C2 मिल रहा है 2C/6, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। अगर हम C3 को लिखें तो C3 हमें मिलेगा 3C डिवाइडेड बाय 5, C4 हमें मिलेगा 4C डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन C5 विल बी इक्वल टू 3C डिवाइडेड बाय C5 will be equal to 5C divided by 3, C6 will be equal to 6C divided by 2, it will be equal to 2C, and C7 will be equal to 7C divided by 1, that will be 7C। तो हम लोगों को सारा आंसर्स मिल गया, C1 is equal to C/7, C2 equal to 2C/8, C2 is equal to 2C/6। तो सिमिलरली C3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3C/5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये टर्म क्या है 2V/8, 2V/8, 3V/8 इस तरह से चलता रहेगा, और ये टर्म यहां पर क्या होगा V माइनस V/8 है, फिर V माइनस 2V/8, V माइनस 3V/8, तो ये टर्म यानी 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई होता जाएगा, और ये टर्म क्या होगा एक एक डिक्रीज होता जाएगा। So this is the solution of this question. Now let us discuss one more question that was asked in GATE exam. Let us discuss one more question asked in GATE 2003. तो आप देख सकते हैं यहां पर कि कितनी आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स की जरूरत नहीं है, ओनली द बेसिक Kirchhoff's current law is required to solve. The basic Kirchhoff's current law is more than enough to solve the questions of overhead line insulators. आपको बस Kirchhoff's current law हर जगह अप्लाई किया करना है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, the question was asked in GATE 2003 for 5 marks. The question was asked in GATE 2003 for 5 marks. तो पहले मैं इसका फिगर भी ड्रॉ कर दे रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग द फिगर ऑफ द क्वेश्चन। यहां देखिए इस तरह से अपोजिट दिया गया था क्रॉस आर्म इस तरह से। यहां पर देखिए टोटल 3 यूनिट्स आर गिवन, टोटल 3 यूनिट्स आर गिवन। क्लियर। और यहां पर एक गार्ड रिंग लगाया गया है, ये गार्ड रिंग बस यहीं तक है, इससे आगे गार्ड रिंग नहीं है, यहीं तक सिर्फ गार्ड रिंग है। ये सारे कैपेसिटेंस
C दिए गए हैं और ये सारे कैपेसिटेंस 0.2C 0.2C और ये कैपेसिटेंस है Cx। दिस इज अननोन कैपेसिटेंस, दिस कैपेसिटेंस इज अननोन। और कहा गया है कि यहां पर देखिए टोटल वोल्टेज दिया गया है V इज गिवन एज 20 किलो वोल्ट, यानी पर कंडक्टर जो क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया गया है इन ए ट्रांसमिशन लाइन ईच कंडक्टर इज एट 20 किलो वोल्ट एंड इज सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ 3 सस्पेंशन इंसुलेटर्स, यानी हर एक कंडक्टर 20 किलो वोल्ट होने का मतलब है द फेज वोल्टेज इज गिवन टू यू 20 किलो वोल्ट। आपको दिया गया है आगे कि a guard ring effective only over the line and insulator unit is fitted so that the voltages on the two units nearest the line end are equal, यानी एक गार्ड रिंग को सिर्फ इसी यूनिट तक लगा हुआ है और ये इस तरह से फिट किया गया है कि लास्ट 2 यूनिट्स का वोल्टेज इक्वल है। इट इज गिवन दैट द लास्ट 2 यूनिट्स यानी जो कंडक्टर्स के नियरेस्ट 2 यूनिट्स है उसका वोल्टेज इक्वल है, यानी यहाँ का वोल्टेज V1 है, दिस वोल्टेज इज V2 एंड दिस वोल्टेज इज V3। तो दिया गया है V2 इक्वल टू V3, इट इज गिवन दैट V2 इक्वल टू V3, यानी ये गार्ड रिंग क्या कर रहा है, ये सिर्फ इन दोनों वोल्टेज को इक्वलाइज कर रहा है। क्लियर? तो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन को। पहला पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लाइन इन यूनिट, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑन लाइन इन यूनिट, यानी दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V3 इज इक्वल टू व्हाट, और दूसरा पूछा जा रहा है Cx इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ C। ये 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2003 में। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए दिस करंट इज I1, दिस इज I2, दिस करंट विल बी I3, दिस इज IC1, ये करंट होगा IC2 और ये करंट होगा IC2 डैश, दिस करंट विल बी IC2 डैश। तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं, एक तो हमें दिया गया है कि V इज इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, इट इज गिवन एज 20 किलो वोल्ट। और आपको क्या पता है V1 को आप लिख सकते हैं V1 प्लस V2 को, और V3 दोनों इक्वल है तो आप लोग लिख सकते हैं V1 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 20 किलो वोल्ट। तो यू गॉट 1 इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन मिल चुका है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं। हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर सिंपली लिखेंगे I2 कैन बी रिटन एज I1 प्लस IC1। तो I2 का हम लोग लिख सकते हैं I2 कैन बी रिटन एज I1 प्लस IC1। तो I2 के जगह क्या लिखेंगे V2 इंटू ओमेगा C, I1 के जगह लिखेंगे V1 इंटू ओमेगा C प्लस IC1 के जगह भी लिखेंगे V1 इंटू 0.2 ओमेगा C। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट V2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू V1, V2 कैन बी रिटन एज 1.2 इंटू V1। तो इसे हम लोग अब यहां पर पुट कर देंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो V2 इक्वल टू 1.2 इंटू V1 अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो यहां से हमें कैलकुलेट करना है फाइनली V2। तो V2 हमें यहां से मिल रहा है 7.06 किलो वोल्ट, यहां से हमें मिल रहा है 7.06 किलो वोल्ट, और यही वैल्यू किसकी है V3 की भी सेम वैल्यू होगी। वी गॉट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कम टू सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दोनों पोटेंशियल को इक्वलाइज कर रहा है, इसका मतलब ये करंट क्या होगा, दिस करंट विल बी इक्वल टू दिस करंट। तो आप लोग क्या लिखेंगे IC2 विल बी इक्वल टू IC2 डैश। तो हम लोग IC2 अगर लिखें तो IC2 क्या होगा, IC2 यहां का पोटेंशियल V1 यहां का V2, तो टोटल लिखेंगे V1 प्लस V2 इंटू 0.2 ओमेगा C, इट विल बी इक्वल टू IC2 डैश। तो IC2 डैश को आप क्या लिखेंगे, इट्स पोटेंशियल इज V, इट्स पोटेंशियल इज V। तो आप लोग लिखेंगे V माइनस, यहां का पोटेंशियल आपको लिखना है, तो ये पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल V माइनस V1 प्लस V2, V माइनस V1 माइनस V2 इंटू यहां का क्या लिखेंगे ओमेगा इंटू Cx। तो आप लोग सारे वैल्यूज को V1 V2
सारा वैल्यूज आपको नोन है, तो यहां से अगर आप Cx को कैलकुलेट करेंगे तो Cx विल बी इक्वल टू 0.366 C. From here the value of Cx will be equal to 0.366 C. So today we completed third unit. हम लोग देख लिए कि कितना सिंपल क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आपको दिए जाते हैं, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए या फिर गेट की परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वह बिना इक्वलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन हो या फिर इक्वलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन हो. क्लियर?